नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एचसीएस एकेडमी में। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को। आज हम इस सिलेबस के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों ये टॉपिक जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के टोटल सिलेबस के यूनिट नंबर 7 से संबंधित है। इसके पहले अगर हम देखें तो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार लेक्चर सीरीज के माध्यम से लगभग 7 यूनिट जो है वो कंप्लीट कर ली है। 7 यूनिट जो हम लोगों ने कंप्लीट की है उसमें यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके अलावा यूनिट नंबर 10 जो है ये किया। तो इस प्रकार से हमने ये सभी यूनिट जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की वो कंप्लीट कर ली है। और लेटेस्ट हमने जो यूनिट खत्म की है वो यूनिट नंबर 10 की है, जिसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश की जनजातीय व्यवस्था के टॉपिक किए हैं, कला संस्कृति के टॉपिक कंप्लीट किए हैं। स्पेशली हमने जनजातीय संस्कृति को डिस्कस किया है, उनके गायन, उनके गीत, उनके नाट्य, सभी चीजों को चर्चा की है। 10 क्वेश्चंस आएंगे 20 अंक के इन सभी यूनिट से। टोटल 100 प्रश्न आपको पीएससी में देखने को मिलते हैं और हम लोगों ने ये जो 7 यूनिट कवर कर ली है इसके माध्यम से लगभग 70 प्रश्न का जो काम है वो कर लिया है। अब हमारी बची हुई है 3 यूनिट, जिसमें यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9, मतलब 30 प्रश्न पर हम लोगों को और काम करना है, जिसमें हम लोगों ने नई यूनिट जो है यूनिट नंबर 7 को स्टार्ट कर दिया है पिछले लेक्चर के माध्यम से। इसका एक लेक्चर हो चुका है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 7 के पूरे सिलेबस पे चर्चा की है, सिलेबस को समझा है कि किस प्रकार से सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं और हम उनको कैसे पढ़ने वाले हैं, वो योजना मैंने आप लोगों को बताई। साथ ही साथ यूनिट नंबर 7 का जो पहला लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोगों ने सतत विकास की अवधारणा तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्यों पर चर्चा कर ली है। तो ये टॉपिक जो है वो यूनिट नंबर 7 के नाम से प्लेलिस्ट बनी उसमें डला हुआ है और साथ ही साथ सभी यूनिट जो हम लोगों ने कंप्लीट की हैं उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों में से ऐसे लोग जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं वो इन प्लेलिस्ट में जाकर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों, बराबर है। अच्छा, हम लोगों ने ये जो डिस्कशन किया है उसका सबसे बड़ा एक और आपको प्लस पॉइंट मिलेगा कि डिटेल में भी डिस्कशन किया है और इसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने लगाए। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जो है वो साधन साबित होने वाला है हमारा ये लेक्चर सीरीज। 7वें यूनिट पर आज का हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो मैं आज फिर आपको इस यूनिट के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि हम कौन सा टॉपिक कवर कंप्लीट करने वाले हैं आज, और फिर हम उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक करना है 7वें यूनिट से रिलेटेड, उसमें एक टॉपिक तो हम लोग आज करेंगे पर्यावरणीय कारक। पर्यावरण जो है उसके कारक देखेंगे, और जब आप पर्यावरण के कारक देखेंगे तो इसको डायरेक्ट तो पढ़ना उचित नहीं है कि सीधे पर्यावरण के कारक ही होते हैं पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि सिलेबस में तो पर्यावरणीय कारक लिखा हुआ है। तो अगर आप पर्यावरण के कारक डायरेक्ट पढ़ लेंगे तो फिर हमारा कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा और अगर एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहाँ पर पर्यावरणीय कारक टॉपिक आपके सिलेबस में है, लेकिन हम यहाँ पर पर्यावरण का आशय भी समझेंगे कि पर्यावरण का आशय क्या है, इसकी परिभाषा जो साधारण रूप से प्रचलित है वो भी देखेंगे, और मध्य प्रदेश सरकार के तहत या भारत सरकार के तहत जो कानूनी व्यवस्था उनमें इसकी परिभाषा क्या दी गई उसको भी हम लोग देखेंगे। खास तौर पर हम 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया है उसके तहत क्या परिभाषा दी गई है पर्यावरण की, उसको हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम पर्यावरण के आशय के बाद फिर इसके प्रकारों पर डिस्कस करेंगे कि पर्यावरण के हम लोगों को प्रकार कौन से देखने को मिलते हैं, कौन से प्रकार में किस प्रकार की चीजों को देखा जाता है। और जब आपको प्रकार समझ में आ जाएंगे तो फिर हम पर्यावरण के कारकों पर बात करेंगे। कारकों को 2 भागों में विभाजित करके देखेंगे कि भाई जैविक और अजैविक क्या है, ठीक है। तो उन सब चीजों पर डिटेल में डिस्कशन होगा। मतलब सोचिए कि आपको सिलेबस में ये दिया है डायरेक्ट, लेकिन उसके पहले हम इनको चर्चा करके सामान्य समझ बनाएंगे और फिर कारकों की बात करेंगे। और कारकों की जब बात कर ली जाएगी तो फिर हम लोग बात करेंगे कि पर्यावरण जो है उसके प्रदूषण के प्रकार क्या है और प्रदूषण के क्या कारण है, अलग अलग प्रकार के प्रदूषणों के कारण। और फिर अंत में हम पर्यावरण के संरक्षण पर भी बात करेंगे। पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई हैं,
कौन कौन से कानून भारत की संसद ने पास किए हैं, उन सब चीजों पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये एक आपका कंप्लीट कवरेज हो जाएगी इस टॉपिक के अंतर्गत, ताकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन ना छूटेगा आपका। ठीक है, तो ये पर्यावरण से संबंधित पूरा टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम के दृष्टि से जो सिलेबस है आपका यूनिट नंबर 7 में, तो उसमें केवल पर्यावरणीय कारक लिखा हुआ है। अब अधिकतर स्टूडेंट क्या करेंगे कि पर्यावरणीय कारक फटाफट एक पेज का पढ़ के और निकल जाएंगे, क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं फिर भी होंगी। क्लियर है? तो डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या टॉपिक की। टॉपिक क्या है? पर्यावरण के कारक। तो पर्यावरणीय कारक हमने यहाँ टॉपिक का हेडिंग कर लिया है। सबसे पहले किस बात पे चर्चा की जाएगी कि पर्यावरण जो है ये है क्या, इससे आशय हम लोगों को समझना है क्या आशय होता है। बराबर है? तो यहां हम लोगों को इसकी शब्द पर बात सबसे पहले करनी चाहिए कि पर्यावरण जो शब्द है इसको आप अंग्रेजी शब्द देखते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो है ये इंग्लिश शब्द है, और ये इंग्लिश शब्द जो है ये कहां से आया है, तो आप बताएंगे कि ये आया है एनवायरनर से। अब यहां से ये शब्द आया। अच्छा, ये एनवायरनर जो शब्द है, ये शब्द जो है ये कौन से भाषा का? ये फ्रेंच भाषा का है। तो फ्रेंच भाषा में ये शब्द चलता है। इस शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ होता था घेरना या घेरे हुए। ठीक है, इस शब्द से परिवर्तन हुआ और इंग्लिश का वर्ड आया एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का हिंदी में जब ने आशय निकाला तो वो पर्यावरण निकाला। ठीक है, और ये पर्यावरण शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है परि और एक है आवरण। अब यहां पर परि का मतलब क्या हो गया? परि का मतलब हो गया चारों ओर, और आवरण का मतलब हो गया घेरे हुए। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम एक साथ संयुक्त अर्थ निकाले तो क्या होगा कि आवरण जो चारों ओर से हमें घेरे हुए है। बराबर? तो यहां आप इस शब्द से इस अर्थ में पहुंचे तो आपने कहा कि पर्यावरण क्या होता है, तो वह आवरण जो चारों ओर से हमें घेरे हुए है वही आवरण पर्यावरण कहलाता है। तो देखिए शाब्दिक तौर पर इसकी उत्पत्ति को लेकर कितना एक विशद व्यवस्था है, जिसमें हम लोगों ने पहले फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरनर की बात की जिसका अर्थ होता है घेरे हुए या घेरना। वहीं से आता है अंग्रेजी का शब्द, ये अंग्रेजी में वर्ड जो है वो एनवायरमेंट चलता है। ठीक है, और अंग्रेजी वर्ड का हिंदी रूपांतरण पर्यावरण आया है, और पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जिसका तात्पर्य है आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। तो ये तो हम लोगों ने शब्द की बात की, लेकिन वहीं अगर हम पर्यावरण की एक परिभाषा की बात करें, अब यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है। यहां पर हम लोग परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो परिभाषा के तौर पर इस शब्द के अर्थ को आप समझ सकते हैं, लेकिन परिभाषा 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से हम लोगों को बेहतर तरीके से मिलेगी। जैसे अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो आप इस परिभाषा को ज्यादा यूज करिएगा। तो ये 1986 का जो अधिनियम है वो इसकी परिभाषा क्या देता है? वो कहता है कि जीवों के चारों ओर जो जैविक हैं, जैविक प्लस अजैविक, अब अजैविक के लिए वहां पर शब्द क्या यूज किया गया है? भौतिक। जो घटक हैं इनके पूरे आवरण को क्या कहा गया है? पर्यावरण कहा गया है। तो 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कहा है कि जीवों के चारों ओर घेरे हुए जैविक और अजैविक घटकों का जो पूरा एक आवरण है, जो पूरी व्यवस्था है, उससे हम लोग क्या कह रहे हैं? पर्यावरण कह रहे हैं। तो ये इसकी परिभाषा की बात हुई जो 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत आया है। हम आगे जाकर जब पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण उसके संरक्षण पर बात करेंगे तब इस अधिनियम पे डिटेल में बात करेंगे कि 1986 में जब राजीव गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के घटकों, पर्यावरण के चीजें जो उनको संरक्षित करने के लिए लाया गया था, विशेष उद्देश्य से इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो अब हमने पर्यावरण का आशय समझ लिया,
शब्द को समझ लिया, परिभाषा को समझ लिया। अब हम समझते हैं कि पर्यावरण के जो कारक हैं, कारक, इनको आप घटक भी बोल सकते हैं। तो ये है क्या? तो देखिए, जो पर्यावरण है उसमें दो चीजें हमें देखने को मिल रही है। एक तो ये कि इनको प्रभावित करने वाले, और दूसरा इनका निर्धारण करने वाले। तो पर्यावरण को प्रभावित करने वाले भी कुछ कारक हैं और पर्यावरण का निर्धारण करने वाले भी कुछ कारक हैं। तो इन कारकों को हम यहाँ पर दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। कितने भाग में बांटकर देख सकते हैं? दो भाग में बांटकर देख सकते हैं। एक जो है वो होते हैं जैविक, और एक जो है वो होते हैं अजैविक। जैविक और अजैविक दो भागों में हम पर्यावरण के इन घटकों को या कारकों को बांटकर देख सकते हैं। जब हम जैविक की बात करेंगे तो इसमें सभी सजीव व्यवस्थाएं जो वो शामिल हो जाएंगी, और अजैविक में हम देखेंगे तो इसके लिए वर्ड क्या होता है? भौतिक भी होता है यूज, और इसमें सभी जो निर्जीव टाइप की व्यवस्थाएं जिनमें प्राण नहीं है वो इसमें शामिल हो। जब हम सजीव व्यवस्था में जाएंगे तो इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा एक तो पादप, बोले तो वनस्पतियां, ठीक है। वैसे ही हम लोगों को इसमें मनुष्य जो है, मानव का समूह भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मानव भी एक इंपॉर्टेंट निर्धारक है इसका। दूसरा हम इसमें जीव देखेंगे, जंतुओं की प्रजाति को देखेंगे, प्लस हम तीसरा इसमें देखने वाले हैं कि सूक्ष्म जीवों की क्या व्यवस्था है। तो सूक्ष्म जीव भी इसमें देखे जाएंगे। तो ये सभी के सभी इसके जैविक व्यवस्था में शामिल हो जाएंगे। वही हम अजैविक व्यवस्था में बात करेंगे तो अजैविक व्यवस्था में मूल रूप से जो शामिल किया जाता है उसमें हम लोग देखते हैं चार चीजें। एक तो हम देख रहे हैं कि जलमंडल, दूसरा हम देखते हैं क्या? वायुमंडल, तीसरा हम देखते हैं क्या? स्थल मंडल, और चौथा हम देख रहे हैं जैव मंडल। ये सभी के सभी चीजें, अच्छा, मूल रूप से इसमें जो शामिल होता है वो जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल है, क्योंकि जैव मंडल जो होता है उसमें तो जीवन की बात की जाती है, ठीक है। और इससे आशय क्या लगाया जाता है? जहां इन तीनों का संक्रमण इलाका होता है उस इलाके को हम जैव मंडल के तौर पर जानते हैं, जहां पर जीवन है, जीवन की बातें करते हैं। तो यहाँ ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ देखेंगे, जल, वायु और स्थल मंडल। जल मंडल में पूरा जल क्षेत्र शामिल हो जाएगा, वायुमंडल में पूरा वायुमंडलीय आवरण शामिल हो जाएगा, और स्थल मंडल में पूरा स्थल मंडल का क्षेत्र शामिल हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, हम लोग पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं कि जब हम जल मंडल की बात कर रहे हैं तो जल मंडल में जो पृथ्वी है, पृथ्वी का 71% भाग जो क्या है? जल है। ये पूरा इसमें शामिल है। मतलब जल मंडल के क्षेत्र में आपको जो नदियां हैं वो भी शामिल हो जाएंगी इसमें आपको झीलें भी शामिल देखने को मिल सकती हैं, इसमें आपको महासागर का इलाका भी देखने को मिल सकता है, इसमें आपको सागरी इलाका भी देखने, ये समस्त जो क्षेत्र है इसमें जो आवरण बन रहा है, जो व्यवस्था है, वो पूरी की पूरी इसके जलमंडल की, वहां की जीवों की व्यवस्थाओं के अंतर्गत। वही वायुमंडल की हम बात करें तो वायुमंडल की दृष्टि से हम देखें, यहां तो हमें समस्त प्रकार की गैसें जो हैं, धूल के जो कण हमें देखने को मिलते हैं, जल वाष्प की जो व्यवस्था देखने को मिलती है, सब के सब जो होंगे वो शामिल हो जाते हैं इसमें। और स्थल मंडल की बात करें तो जो 29% क्षेत्रफल है हमारा स्थल मंडल का, इस पर मौजूद समस्त चीजें, जैसे कि हम लोग बात करें पर्वत की, पठार की, मैदान की, ढाल की, ये समस्त जो अवस्थाएं हैं, इसमें आप मरुस्थल ले लेंगे, ये समस्त जो है वो किसमें आ गया? स्थल मंडल की व्यवस्था में आ गया। तो ये एक विस्तृत व्यवस्था है। अभी मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में आपको और बता दूंगा कि एग्जाम में सीधे क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वहीं अगर हम यहां बात करें जैविक व्यवस्था में, तो जैविक व्यवस्था में यहां पर सभी प्रकार के पेड़ पौधे आ गए, सभी प्रकार के पेड़ पौधे इस घटक में शामिल होते हैं। इसके अलावा जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्यों ने अपना पूरा एक एनवायरमेंट, इनके बिना संभव ही नहीं है, मानव एक इंपॉर्टेंट अंग है इसका। जीव जंतुओं की बात करते हैं तो जीव जंतुओं में दोनों प्रकार के जीव आ गए। इसमें कौन आ गए भाई? परपोषी भी आ गए और स्वपोषी भी आ गए। स्वपोषी और परपोषी दोनों आ गए। एक होगा सेल्फ डिपेंड और एक होगा निर्भर। अब यहां पर जब परपोषी की बात करेंगे तो परपोषी और स्वपोषी, जैसे स्वपोषी में आप लोग जनरली किसकी बात कर लेते? पौधों की बात कर लेते हैं। परपोषी में हम देखें, इसमें समस्त जानवर हो, भले वो शाकाहारी हो भले ही वो मांसाहारी हो, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव इसमें शामिल हो गए। न केवल शाकाहारी मांसाहारी बल्कि मृतोपजीवी जो हैं, जो
मृत चीजों पर निर्भर करते हैं, वे समस्त के समस्त जीव इसमें शामिल हो गए। तो ये पूरी व्यवस्था जीव जंतु की जो होगी वो जैविक के अंतर्गत आएगी। और सूक्ष्म जीवों में जब हम बात करें तो इसमें विशेष तौर पर हम देखें तो छोटे छोटे तो जो सूक्ष्म जीव है जो हम जनरली देख नहीं पाते, तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं इसमें कवक की बात कर ले हम लोग, शैवाल की बात कर ले हम लोग, ये सभी के सभी जो होंगे वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। एक प्रकार से इसमें समस्त अपघटक भी शामिल होंगे जो डिकम्पोजिंग का काम करते हैं, किसी भी वस्तु को पूरी तरीके से जो प्रकृति में मिला देते हैं। वो जैसे कि अगर कोई पशु मर जाता है तो कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि उसकी केवल हड्डियां बचती हैं, बाकी पूरा का पूरा शरीर खत्म हो चुका होता है, ये डिकम्पोजर्स का काम होता है। तो ये पूरा की जो सिस्टम है वो इसमें आएगा। तो ये जैविक और ये अजैविक घटकों की हमने बात कर ली है। अब देखो जैविक घटक तो यहाँ सीधे आपको दिखाई पड़ गए कि क्या है। अजैविक घटकों के लिए हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके डायरेक्टली देखें कि एग्जाम में क्या पूछ सकता है। एग्जाम में ऑप्शन दे देगा आपको, और उन ऑप्शन को आप जब देखेंगे तो वहां आपको एक चीज को चुनना पड़ेगा। तो इनमें आप कौन कौन सी चीजें देखते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि तापमान, ये घटक है इसका। तापमान के बाद देखेंगे कि मृदा, मृदा के आप देखेंगे कि बाद में नमी, नमी के बाद आप देखेंगे कि भाई यहां पर ऊंचाई, इसके बाद आप देखेंगे कि ढाल, इसके बाद आप देखेंगे कि गैसें, इसके बाद आप देखेंगे कि जल। ठीक है, ये सभी की सभी चीजें, ये सब आप ले लीजिए एक के बाद एक यहाँ जोड़ सकते हैं हम लोग, जैसे कि प्रकाश, ये सब के सब क्या हैं, ये अजैविक घटक हैं, भौतिक घटक हैं। इसमें आप वर्षा ले लीजिए, ये सब के सब निर्धारक हैं किसके, पर्यावरण के, या उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनके हिसाब से ही चीजें निर्धारित होती है, इनके हिसाब से ही चीजें प्रभावित होती है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है। ठीक है, इन सब की स्थिति के हिसाब से ही पर्यावरण की जो व्यवस्थाएं है वो प्रभावित होती है, निर्धारित होती है, ध्यान रखेंगे। अगर कहीं पर तापमान ज्यादा है तो वहां उस प्रकार की व्यवस्था होगी, कहीं पर तापमान कम है तो वहां उस प्रकार की व्यवस्था होगी। अगर मृदा उपजाऊ है तो फिर अलग व्यवस्था होगी, मृदा अनुपजाऊ है तो फिर अलग व्यवस्था होगी। नमी है तो अलग व्यवस्था होगी, शुष्कता है तो अलग व्यवस्था होगी। इसका मतलब ये कि ये प्रभावित करने वाले ये पूरे पूरे कारक हैं। तो यहां हम लोगों ने क्या समझ लिया कि पर्यावरण के क्या कारक हैं और किस प्रकार से ये पर्यावरण को प्रभावित करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। अब यहां से एक और चीज हम लोगों की है कि यदि हम लोगों ने पर्यावरण का आशय समझ लिया, यदि हम लोगों ने पर्यावरण की शाब्दिक उत्पत्ति क्या है उसको समझ लिया, परिभाषा समझ ली, यदि हम लोगों ने पर्यावरण के कारक समझ लिए, तो हम लोगों को उसके कहीं ना कहीं प्रकार भी पता होना चाहिए। तो जब हम प्रकारों की बात करते हैं तो यह हमें सीधे सीधे करके दो प्रकार से दिखाई पड़ेगा। कितने प्रकार से, दो प्रकारों में दिखाई पड़ेगा। एक तो हम देखते हैं इसको कि मानवीय या मानवकृत, और दूसरा हम यहां देखते हैं प्राकृतिक। एक मानवीय मानवकृत या दूसरा प्राकृतिक। अब यहां जब हम लोग प्राकृतिक की बात करेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो जलमंडल है, जो स्थल मंडल है, जो वायुमंडल है, जो जैव मंडल है, ये पूरे की पूरी चारों जो अवस्थाएं हैं ये प्राकृतिक के अंतर्गत ही शामिल होती हैं। ठीक है, और इनको हम लोगों ने डिटेल में अलग से देख लिया है। वही मानवीय की हम लोग बात करें तो जो मानव है उसके द्वारा अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आवश्यकता, आवश्यकता को ध्यान में रखकर जब निर्माण करेगा एक विशेष प्रकार के पर्यावरण का, तो उसे मानवीय या मानवकृत पर्यावरण कहेंगे। इसके उदाहरण हम अगर देखें तो उदाहरण के तौर पर आप यहां देख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए औद्योगिक संकुल की मैं बात कर लूं। अगर आप औद्योगिक संकुल के अंतर्गत देखेंगे तो समझने के लिए पीथमपुर भारत का डेट्रॉयट कहलाता है, मोटर वाहन उद्योग के लिए फेमस है। तो जो डेट्रॉयट है भारत का औद्योगिक संकुल के तौर पर हम इसे देख रहे हैं मोटर वाहन के लिए, तो यहाँ का एक अलग पर्यावरण हमें दिखाई पड़ेगा। वैसे ही हम इसके बाद बात करें तो परिवहन संकुल भी बनाया जा सकता है। परिवहन संकुल में परिवहन संबंधी जो व्यवस्था है उनको शामिल किया जाएगा। ऐसे ही एक संकुल हो सकता है व्यापारिक, व्यापारिक संकुल के तौर पर आप देखें तो ये एक व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी मानवीय द्वारा। तो औद्योगिक हो, परिवहन की हो, व्यापारिक हो, या इसमें एक लेटेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन की व्यवस्था है। तो ये क्या हो गया, ये मानवकृत है। मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे यहाँ पर उत्पादन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी व्यवस्था के लिए, व्यापार संबंधी व्यवस्था के लिए, और कृषि, ये इनको लेकर एक अलग मानव अपना एक एनवायरमेंट डेवलप कर लेता है। इसे आप मानवीय
पर्यावरण के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये पर्यावरण के प्रकार के अंतर्गत आती है। और वहीं अगर आप इस व्यवस्था में यहां अगर देख रहे हैं तो जैव मंडल, स्थल मंडल और जल मंडल की व्यवस्था को भी हम लोगों ने डिटेल में बात किया है। तो हमने क्या कहा था कि जल मंडल में महासागर हो, सागर हो, यहां पर नदियों वाली पूरी व्यवस्था जो है, यहां पर आप हिमनद वाली जो व्यवस्था पूरा आप इसको लेंगे। वहीं आप स्थल मंडल में क्या लेंगे भाई, यहां पर समस्त के जो कटिबंध हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं पृथ्वी पर, है ना, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, पूरे क्षेत्र को आप ले सकते हैं। इसमें आप पर्वत की व्यवस्था को ले सकते हैं, पठार की व्यवस्था को ले सकते हैं, मैदान की व्यवस्था को ले सकते हैं, पहाड़ी का क्षेत्र ले सकते हैं। इसमें आपका मरुस्थल का पूरा के पूरा प्रदेश आ जाएगा, ये सब के सब इसमें आ जाएंगे। वायुमंडल में जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो वायुमंडल के समस्त संस्तर, जिसमें हम लोग बात कर लें क्षोभ मंडल जो है, इसके बाद हम बात कर लें आपका समताप मंडल जो है, इसके बाद हम बात कर लें ओजोन मंडल की व्यवस्था हो, जिसको हम लोग मध्य मंडल के तौर पर भी जनरली जानते हैं, या हम लोग बात कर लें बहिर्मंडल। ये सभी के सभी जो होंगे वो किस में शामिल हो जाते हैं, ये वायुमंडल की परतों में शामिल हो जाते हैं। और वायुमंडल के सभी घटक, जिसमें हम लोग बात करते हैं दोस्तों गैसें होंगी, है ना। अच्छा, गैसों में वहां पर आपको नाइट्रोजन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वायुमंडल में, कितनी देखने को मिलती है 78%। इसमें आपको ऑक्सीजन कितनी मात्रा में वायुमंडल में मौजूद है, तो लगभग 21% के आसपास। इसमें जलवाष्प जो पूरे वायुमंडल का लगभग 4% के आसपास आयतन घेरे हुए दोस्तों। वहीं पर आपको धूल के कण देखने को मिलेंगे। तो ये सभी के सभी किसके घटक हो गए हैं, ये सभी वायुमंडल के अंतर्गत आ गए हैं। तो ये सब के सब आपके पर्यावरण का हिस्सा है और जैव मंडल की व्यवस्था भी इसमें शामिल होती है। तो ये घटक भी है और ये प्रकार के अंतर्गत आप पूरी तरीके से देखेंगे कि उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। क्लियर हो गया। तो यहां हम लोगों ने क्या समझ लिया कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण शब्द, पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण के घटक की पूरी व्यवस्था है। अब यहां पर क्या है कि जो पर्यावरण है उसको आप अलग अलग तरीके से प्रभावित होते देख रहे हैं। जब प्रभावित होते देख रहे हैं तो हम लोग इसका स्तर निम्न होते हुए ही देख रहे हैं। और जब भी आपके सामने एक चीज देखने को मिले कि कोई भी जगह पर किसी भी स्थिति का लेवल अगर डाउन हो रहा है, उसकी गुणवत्ता में कमी हो रही है, तो वो प्रदूषित हो रहा है ना। जैसे कि हम लोग पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण जो है उसका क्षरण हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। अब प्रदूषण का मतलब हम लोगों को यहाँ समझना होगा। जब हम प्रदूषण की बात करेंगे तो किसी भी वजह से अगर किसी भी चीज की गुणवत्ता में कमी होती है, गुणवत्ता में अगर कमी हो रही है, उसका स्तर डाउन हो रहा है, तो डेट मीन्स कि वो प्रदूषित हो रहा है, उसका स्तर निम्न होता जा रहा है। तो यहाँ पर पर्यावरण का स्तर दिन ब दिन, साल दर साल, वर्ष दर वर्ष हम देख रहे हैं तो कम हो रहा है। तो ये जो कम होने की व्यवस्था उसको हम प्रदूषण के संदर्भ में ही लेते हैं। तो ये प्रदूषण जो है इसके कुछ ना कुछ कारण भी हैं, और अगर कारण है तो हमारे मानव जाति के लिए कुछ इसके संकट भी होंगे, और संकट का अगर है तो इसका समाधान भी करना पड़ेगा, तो संरक्षण की व्यवस्था। तो अगला टॉपिक जो होगा उसमें प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषक क्या होते हैं, और प्रदूषण और प्रदूषक किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, प्रदूषण के प्रकार हम लोग देख लेंगे, कारण देख लेंगे, और उसके बाद उनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या रचनात्मक काम किए जा रहे हैं, क्या संस्थागत प्रयास किए जा रहे हैं, सब चीजों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। अगले लेक्चर में इसकी समस्याओं पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, नई यूनिट का ये सेकंड लेक्चर है, जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। क्लियर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम दोस्तों।